आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सदों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सदों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी, आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। अच्छा अच्छा, स्टॉप विजिटिंग। शगुन का 1 रुपया नहीं रखा? हाँ? मारूंगी। चलो, कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन। शगुन कहाँ है? 1 रुपए का ही है। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में सुपर हिट। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइमेट में। और प्राइमेट में आज एक ऐसा विषय जिसे लेकर देश गंभीरता से सोच रहा है, विचार कर रहा है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि इस फैसले के अच्छे या बुरे प्रभाव क्या होंगे। एक खेमा है जिसे लगता है कि तेलंगाना बनना चाहिए, और अगर तेलंगाना अस्तित्व में आता है तो ये तेलंगाना का विकास होगा, लोगों के लिए अच्छे मौके होंगे, बेहतरी होगी और सत्ता के विकेंद्रीकरण से बेहतर तरीके से कामकाज चल पाएगा। लेकिन एक बड़ा खेमा ऐसा भी है जो ये मानता है कि अगर इसी तरह देश के छोटे छोटे टुकड़े सियासी महत्वाकांक्षा को देखते हुए किए जाते रखे तो वो दिन दूर नहीं जब देश एक बार फिर से टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। कई बुद्धिजीवी ऐसा भी मानते हैं कि सरदार पटेल ने एक बड़ी मेहनत की, एक लंबा संघर्ष किया कि इस देश को एक करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी अदा की। ऐसे में अब फिर से जो भी सरकारें सत्ता में आ रही हैं और इस तरीके की मांगों को पूरा कर रही हैं, जायज नहीं है। कहीं देश को भविष्य में एक और सरदार पटेल की जरूरत न पड़ जाए। यही विषय है प्राइमेट में, आज इसी पर होगी चर्चा। The common capital of both states for a period of 10 years after the formation of the state of Telangana, and to put in place legal and administrative measures to ensure that both state governments can function efficiently from the common capital during the said period of 10 years. To assist in the building of a new capital for the residuary state of Andhra Pradesh within a period of 10 years, to declare the Polavaram irrigation project as a national project and to provide adequate funds to complete the same, to identify the special needs of the backward regions and districts of Andhra Pradesh to provide adequate funds for the development of those areas, and to assist the government of Andhra Pradesh and after the formation of the state of Telangana, assist both the state governments to maintain law and order and ensure peace and harmony in all the regions and districts.
बड़ी दिलचस्प बात यह थी कि कांग्रेस ने जब सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिग्विजय सिंह वहां पर मौजूद थे और वो होल्ड कर रहे थे। उन्होंने कई चीजों का जवाब दिया बड़ी समझदारी से, और जब दिग्गी कुछ बोलते हैं तो उनकी हर बात में कहीं ना कहीं कोई तर्क तो होता है, चाहे फिर वो कटाक्ष हो, व्यंग हो, कॉम्प्लीमेंट हो या कुछ और ऐसे में वो ये बताना नहीं भूले कि अगर कांग्रेस आज इसके लिए तैयार हुई है तो इसके पीछे एक लंबी सोच, बहुत गहरा विचार, एक चिंतन मंथन की पूरी जो प्रक्रिया है वो हुई है। और ये भी साथ साथ में कह गए कि एनडीए की सरकार कहीं इसका इनिशिएटिव ना ले ले। ये उन्होंने सीधे शब्दों में नहीं कहा, लेकिन घुमा फिरा के उनके कहने का मतलब यही था। तभी तो उन्होंने बड़ी सफाई से, बड़ी साफगोई के साथ बताया कि किस तरीके से एक समय था जब आडवाणी जी ने एक पत्र के जवाब में साफ इनकार कर दिया था कि वो तेलंगाना, बीजेपी या एनडीए कम से कम तेलंगाना नहीं चाहती, और अब कम से कम जब तेलंगाना अस्तित्व में आने की चर्चा हो रही है तो वो उसका इनिशिएटिव ना ले। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो फिलहाल आप सुनिए। ये इतिहास इसलिए मैं बता रहा हूं आपको ताकि आप इसको समझने की कोशिश करें कि कोई ये पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की वजह से निर्णय नहीं हुआ है, बल्कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड जो तेलंगाना की थी उसको ध्यान में रखते हुए निर्णय किया गया है, ताकि तेलंगाना के लोगों की जो भावनाएं थी, जो उनकी दिक्कतें थी, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ, 6 पॉइंट फॉर्मूला लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ। ये नरेंद्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे भारतीय जनता पार्टी के आंध्र प्रदेश से। उन्होंने पत्र लिखकर तेलंगाना राज्य की मांग की थी आडवाणी जी को। उसका जवाब उन्होंने अप्रैल 2002 में उनको दिया था कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार तेलंगाना राज्य के गठन के पक्ष में नहीं है। तो आपने सुना दिग्गी को कितनी सफाई से, कितनी साफगोई के साथ वो अपनी बात कहते हुए नजर आया, और किस तरीके से उन्होंने एक तर्क कुतर्क के साथ पेश कर दिया, या कहूं कि एक कुतर्क तर्क के साथ पेश कर दिया। बहुत समझदारी से, बहुत साफगोई से उन्होंने काम किया। ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं। इस वक्त आसिफ इकबाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आसिफ, आपने पूरे दिन इस खबर पर नजर रखी। आप जानते हैं कि किस तरह से पहले यूपीए समन्वय समिति की बैठक होती है, फिर सीडब्ल्यूसी की बैठक होती है, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। अल्टीमेटली इन तमाम बैठकों के बाद क्या कुछ नतीजा और क्या कहना है इस पर कांग्रेस या यूपीए का? देखिए वंदना, साफ तौर पे जिस तरीके से ये तमाम कवायदे चली हैं और काफी लंबी जद्दोजहद रही है, और आप कह सकती हैं कि अब तेलंगाना वासी कह रहे हैं, तेलंगाना के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि देर से आए दुरुस्त आए। साफ तौर पे ये, लेकिन इनके लिए बहुत आसान नहीं है ये, क्योंकि ये जो राह है बहुत कठिन है और इसको पार कर पाना बहुत मुश्किल है कांग्रेस के लिए। क्योंकि देखिए सवाल ये है कि जितने प्रेशर में लोग थे, तमाम जद्दोजहद थी, कितनी परेशानियां थी इनके ऊपर, ये साफ समझा जा सकता है। कांग्रेस के तमाम दोनों दिग्गज, चाहे अजम आकन की बात करें या फिर दिग्विजय सिंह की बात करें जो वहां के प्रभारी हैं, दोनों लोगों ने ये कहा कि कोई प्रेशर नहीं था, किसी दबाव में नहीं थे, हमने तमाम तरह की बातें समझते सोचते और हमने जन भावना का कदर किया और वहां फैसला लिया। जबकि सच्चाई ये है कि काफी दबाव में थे और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है इनको। कांग्रेस पार्टी को वहां काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन ये साफ है कि जिस तरीके से ये तेलंगाना राज्य बनाने की एक अधिकृत घोषणा कर दी इन लोगों ने, अब ये साफ है कि इनके लिए मुसीबतें और बड़ी होंगी, क्योंकि तमाम छोटे राज्य। आसिफ, लेकिन बुद्धिजीवियों का एक वर्ग ये भी कहता है कि कांग्रेस ही तेलंगाना की जन्मदाता रही है। जब विलय करने की बात हुई थी तो ये कांग्रेस ही है जिसने कई चीजों को इग्नोर करके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को मिला दिया था, जबकि उस वक्त इसका विरोध हो रहा था। और आज फिर से क्योंकि वो चुनावों से पहले क्रेडिट लेना चाहती है, तो इसलिए उसने एक बार फिर ये काम किया कि तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर रही है। लेकिन मैं वंदना बताऊं, जहां तक मेरी समझ है और जहां तक हमने कवर किया है, जहां तक हमने देखा है तेलंगाना और आंध्र की राजनीति को, तो आप समझ लीजिए कि ये बहुत आसान डगर नहीं है कांग्रेस के लिए। अगर इन्होंने विभाजन तो कर दिया, लेकिन अगर ये राजनीतिक फायदा समझ रहे हैं इनको मिल रहा है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत होगा, क्योंकि ये बहुत फायदा मिलता हुआ इनको नहीं दिख रहा है। हाँ, ये फायदा तब होगा जब टीआरएस, जो वहां की तेलंगाना की जो सबसे बड़ी पैरोकार पार्टी रही है, अगर टीआरएस कांग्रेस के साथ मर्ज कर जाती है, कांग्रेस वहां सरकार बनाती है, तब भले ही फायदा हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल फायदा मिलता नहीं दिख रहा है। जहां तक अगर वहां की राजनीतिक हालचाल की बात करें या राजनीतिक उथल पुथल की बात करें, तो वहां बहुत सारी मुश्किलें हैं। क्योंकि कांग्रेस के लिए सिर्फ ये नहीं है कि राज्य घोषणा कर देना और राज्य बन जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हैदराबाद को 10 साल के लिए राजधानी रखनी पड़ेगी। दूसरी तरफ इन्होंने ये भी कहा है कि तमाम तरह की कोशिशें करेंगे हम, तमाम उसमें संगठन बनाएंगे और उसको एक औपचारिक तरीके से उसको हम घोषणा करेंगे, और फिर उसके बाद क्या क्या जरूरतें तेलंगाना के लिए और क्या क्या जरूरतें
संयुक्त आंध्र प्रदेश के लिए है, जो बाकी आंध्र प्रदेश बचेगा उसके लिए क्या क्या जरूरत है, इस पर भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ पैरोकार भी थे तो एक तरफ मुखालफत करने वाले भी थे। तो अब ये देखना होगा कि जहां एक तरफ तेलंगाना में खुशियां होंगी, वहीं बाकी के बचे आंध्र में वहां क्या स्थिति होती है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल स्टूडियो में हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। आनंद साहू जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ शक्ति सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। शक्ति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आनंद जी, पहले आपसे मेरा सवाल है, चूंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई कांग्रेस की, आपने भी सुनी होगी, और उसमें दिग्विजय सिंह की एक खास कोटेशन थी। उन्होंने कहा कि 2002 में आंध्र प्रदेश के एक बहुत वरिष्ठ दिग्गज नेता ने, सांसद ने खत लिखा था आडवाणी जी को, और ये पूछा था कि तेलंगाना को लेकर उनकी क्या राय है, या कब वो इसे लेकर अपनी बात पूरी करेंगे, या कब छोटे राज्यों की जिस तरीके से पैरवी करती रही है बीजेपी, वो कब होगी। क्योंकि आप ही के शासनकाल में जब एनडीए का शासन था, झारखंड बना, उत्तराखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप लोगों की जो सोच है, नीति जो है छोटे राज्यों को लेकर बड़ी स्पष्ट है। लेकिन उस खत का जवाब आडवाणी जी ने ये कहकर दिया कि बीजेपी या एनडीए तेलंगाना बनाने के पक्ष में नहीं है। आज बड़े खास मौके पर दिग्विजय सिंह ने इसका जिक्र किया, क्या रिएक्शन इस पर आपका? देखिए, मैं इस चिट्ठी के बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारी जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, तेलंगाना के मुद्दों पर कई बार राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास कर चुकी है, और पार्टी के लोग हमेशा उस तेलंगाना विषय पर सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और वहां के नीतिगत स्तर पर हर प्रकार से पार्टी ने कहा कि भाई ऐसे जब विषय इतना ज्यादा इसको गंभीरता में आ गई है, और वहां की जनता जो है पूर्ण रूप से चाहती है कि तेलंगाना मिले, और क्योंकि वहां के जो लोकल तेलंगाना क्षेत्र के लोग हैं, उनका विकास का मुद्दा था, उसको लेकर के था, तो पार्टी ने कई बार इस विषय को, आदरणीय आडवाणी साहब जब जन चेतना यात्रा में गए थे, तब भी वहां कहा था कि तेलंगाना जय तेलंगाना, तेलंगाना होना नहीं। तो फिर आपको क्या लगता है, ऐसे मौके पर दिग्विजय सिंह जी इसका जिक्र कर रहे थे, तो क्या मकसद है? दिग्विजय जी का तो आप लोगों को मालूम है, माननीय दिग्विजय सिंह जी का तो कभी भी कोई बयान आता है, उसको मैं अभी नहीं कहूंगा कुछ, क्या सत्य है असत्य है, वो पत्र कब लिखी गई और किस संदर्भ में लिखी गई थी, उसको मैंने देखा भी नहीं, ना पढ़ा, अभी आपसे ही सुना हूं मैं, और कब लिखे थे वो सारी बात ये सत्यापित करने का विषय है। इस पर अभी नहीं जाकर के जो हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने गंभीरता पूर्वक इसको राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर कई बार गंभीरता से इसको उठाया था, और इसलिए विभिन्न दलों का भी समूहों के साथ बैठक करके इसकी घोषणा के लिए केंद्र पर दबाव डाला गया था। बिल्कुल बिल्कुल। आनंद जी, इससे मैं आगे आपसे बातचीत करूंगी इसी विषय पर। आशिफ से फिलहाल मैं ये जानना चाहती हूँ, आशिफ, प्रोसेस जो है बहुत आसान नहीं है। आनंद जी भी बार बार इस बात को कहते रहे, कांग्रेस के तमाम लीडर्स की बहुत आसान नहीं है। हालांकि बीजेपी को या कांग्रेस फिलहाल तो दोनों आज की डेट में इसके पक्ष में है कि तेलंगाना बने। आगे क्या प्रक्रिया है, कितना समय और लगेगा, कब तक ये अस्तित्व में आएगा? देखिए, बिल्कुल 4 से 6 महीने का वक्त बोला है दिग्विजय सिंह ने, लेकिन साफ बात है, देखिए इस पर एक तरीके से आप कह सकती हैं वंदना कि इस पर बहुत राजनीतिक होने की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि साफ तौर पे अगर ये बात करें तो इस पर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट टेकन की पॉलिसी थी, और उसको सिर्फ कांग्रेस ने यूटिलाइज किया। कांग्रेस चाहती थी कि अगर ये चीजें हो तो वो सिर्फ क्रेडिट अकेले वो ले जाए। आप सोच सकती हैं कि जब उनसे सवाल किया गया दिग्विजय सिंह से कि आपकी एक सहयोगी पार्टी है, यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक पार्टी है एनसी, जो विरोध कर रही है, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि देखिए, यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद एक रेजोल्यूशन पास हुआ है, और उसमें ये कहा गया है कि तेलंगाना बनना चाहिए। मतलब साफ है कि जब क्रेडिट लेने की बात होती है तो कांग्रेस अपने डायस से लेती है, और जब डिसक्रेडिट की बात होती है तो यूपीए के सर मर दिया जाता है। मतलब साफ है कि आज क्रेडिट लेने की बात थी तो आज कांग्रेस अकेले क्रेडिट लेना चाहती थी, जबकि वो चाहती तो ये बातें, जिस तरीके से ब्रीफिंग जो हमें दी गई है उसमें भी ये कहा गया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो फैसले हुए हैं, माननीय कांग्रेस अध्यक्षा ने जो फैसला लिया है वो यही है कि तेलंगाना बनना चाहिए। उन्हें एक बार भी जिक्र नहीं है कि यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो यूपीए के तमाम सहयोगी दल थे उनकी भी राय ली गई, और उनकी राय मशविरे के बाद यह फैसला लिया गया। मतलब साफ है कि कांग्रेस अभी जानती है कि चुनावी साल है, इसलिए हर चीज का फायदा उसको चुनाव में कैसे मिलेगा, इसके लिए तमाम जद्दोजहद कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल आशिफ, और जैसा आप कह रहे हैं वाकई में जद्दोजहद तो की जा रही है। बहुत जल्द जो तेलंगाना है वो अस्तित्व में आ रहा है, और कमोबेश ऐसा लग रहा है कि हर तरफ से हरी झंडी फिलहाल तो उसे मिल रही है।
शक्ति जी हमारे साथ हैं और इस बीच फजल इमाम मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फजल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। चर्चा चल रही है तेलंगाना मसले पर, तो कांग्रेस अब फिलहाल इनिशिएटिव ले रही है कि वो छोटे राज्यों को लेकर कहीं ना कहीं जो उसकी मानसिकता की जो पॉलिसी है वो क्लियर करने की कोशिश करी और तेलंगाना को हरी झंडी भी दे रही है। शक्ति जी हमारे साथ हैं। शक्ति जी आपसे मेरा एक सवाल है, एक अजीब सी कॉन्ट्रडिक्शन है। 1953 वॉज द ईयर, नेहरू जी उस वक्त थे। नेहरू जी ने 1953 में एक कमीशन बनाया, स्टेट रिकॉग्नाइजिंग कमीशन, और इस कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी 1954 में। ये रिपोर्ट ये कहती है कि आप तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को एक साथ विलय मत कीजिए, ये अच्छा नहीं होगा, और अगर ऐसा होता है तो भविष्य में दिक्कतें होंगी। आखिरकार अब 50 सालों बाद लौट के फिर वही स्थिति आ गई, 50-60 सालों बाद कि अब आपको सोचना पड़ रहा है कि चलो दोनों को अलग करें। आपको नहीं लगता कि हर बार पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए बहुत छोटी छोटी बारीकियों को देखते हुए लेकिन बड़े फायदों को देखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज इस तरीके से सत्ता का इस्तेमाल करती हैं, कभी विलय करती हैं, कभी अलग हो जाते हैं स्टेट, और एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि ये भी एक पॉलिटिकल मंशा के तहत ही किया जा रहा है? देखिए, ये जहां तक जो चर्चा आज देश में चल रही है कि क्या छोटे राज्यों का गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो मेरा तो ये मानना है कि ये पूरी तरह से राजनीतिक फैसला है। ठीक है, इस पे विकास को जोड़कर देखना बहुत हद तक सही नहीं होगा, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि देखिए 1956 में तेलंगाना का मर्जर जो है, मैंने 1954 में जब मर्जर हो रहा था तो 1956 से ही इसकी डिमांड शुरू हो गई कि तेलंगाना का एक अलग राज्य होना चाहिए। वहां के लोग जो थे, वहां की जो जनभावना थी, वो हमेशा से आंध्र प्रदेश से अलग रहने के लिए तैयार थी। लेकिन पटेल जी के एफर्ट्स के बाद और फिर जो हैदराबाद जो स्टेट था उसमें जब विलय किया गया तेलंगाना का, उसके बाद से लेकर संघर्ष का एक दौर चला। और इस संघर्ष में जब आपको अलग ही करना था 50 साल बाद या 60 साल बाद, जब अब एक अलग राज्य 50 साल पहले भी यही आपकी रिपोर्ट, आपने जो कमीशन बनाया वो खुद कह रहा था कि आप इनको एक मत कीजिए, आपने उसको माना नहीं, और आज 50-60 साल बाद आप ही की पार्टी अब ये फैसला ले रही है कि चलो दोनों को फिर से अलग कर दें। नहीं, तो जब आपको जब अलग ही करना था तो आपने विलय क्यों किया? और विलय करने के बाद जो उसके परिणाम हुए, जो सड़कों पे संघर्ष हुआ, 360 छात्रों की जाने गई, न जाने कितने लोग मारे गए, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के 360 छात्रों की जान गई, और एक अनरेस्ट रहा पूरे इलाके में, और जिसके कारण डेवलपमेंट भी नहीं हो पाया शायद। और इन कारणों को अगर आपने नजरअंदाज करते हुए फिर से एक नए राज्य के गठन की अधिसूचना आप लेकर जारी करने जा रहे हैं, उसके लिए उसके अंदर भी आपको ये देखना चाहिए कि ठीक है, आप एक जगह तेलंगाना राज्य का निर्माण तो कर रहे हैं, लेकिन आंध्रा जो है, आंध्र प्रदेश के अंदर भी शायद असंतोष हो सकता है, जैसे कि जो चीफ मिनिस्टर के बात से साफ जाहिर होता है, वो नहीं चाहते हैं कि नए राज्य का गठन हो। लेकिन सिर्फ चुनावी माहौल को देखते हुए, 2014 को देखते हुए, आप उसके नफा नुकसान को देखते हुए नए राज्य का गठन करते हैं, ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। कहीं से न्यायोचित नहीं है। फजल जी आपसे भी पूछूंगी मैं इस पर आपका रिएक्शन, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और बहुत जल्द वापसी। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है ₹1 में। देखो देखो, पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। ब्रेक के बाद एक बार फिर प्राइमेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा हो रही है तेलंगाना पर, क्योंकि अब भारत का 29वां राज्य उसे मिलने जा रहा है ऐसा लग रहा है। लेकिन
क्या इससे मुश्किल आसान होगी या आसान चीजें और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी? ये एक बड़ी समस्या और चुनौती इस वक्त सरकारों के आगे भी है, आवाम के आगे भी है। लेकिन तेलंगाना के गठन या फिर उसके विलय से किस तरीके से चीजें जो हैं वो खराब हुई और गठन से क्या कुछ सुधार हो सकता है, इसको लेकर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। फजल इमाम मलिक साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। फजल जी, क्या लगता है आपको, कोई फायदा के तेलंगाना बनेगा, फिर बोडोलैंड वाले कहेंगे हमें भी चाहिए, फिर गोरखालैंड वाले कहेंगे हमें भी चाहिए, फिर सीमांचल और पूर्वांचल भी चाहिए, तो फिर तो बंटवारा ही होता जाएगा। वही स्थिति आ जाएगी कि आप एक और सरदार पटेल ढूंढिए जो फिर सबको मिलाए। वंदना, देखिए, इसमें जो तेलंगाना की बात करें तो इसमें दो बातें थी, दो मुद्दे थे जो प्रमुख थे। एक तो ये कि जन आंदोलन बना, दूसरे थे कांग्रेस ने इसका वादा किया था, उसको हम थोड़ी देर के लिए परे रख देते हैं। आपने जिस मुद्दे की बात की, और चूंकि छोटे राज्यों के जो गठन की जो प्रक्रिया है जो शुरू हो गई है, मैं 3 राज्यों में हम लोगों के सामने बने, ये हम खासकर उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, वहां की जो स्थिति देख रहे हैं। आज भी हम तेलंगाना राज्य से जो लोग आए, नेता बोलते जन भावना की बात करते कि जन भावना, लेकिन दिक्कत यह है कि राज्य बनने के बाद वो जन जो है कहीं गायब हो जाता है। नेताओं की, सियासतदानों को कुर्सी मिल जाती है, कॉरपोरेट घराने वहां चले जाते हैं, बिल्डरों को चांदी हो जाती है, लेकिन वो जिस सांस्कृतिक और क्षेत्र की वजह से, जिस सांस्कृतिक पहचान की वजह से जो उनको मिला, विरासत मिली है, वो कहीं पीछे छूट जाती है। उत्तराखंड हमारे सामने है, झारखंड हमारे सामने और झारखंड में कैसा विकास हो रहा है वो हमें दिख रहा है। जल जंगल जमीन, तीनों स्टेट, इन तीनों राज्यों का जल और जंगल जमीन को राजनेताओं ने, सियासतदानों ने जिस तरह से कॉर्पोरेट घरानों को बेचे हैं, नदियां बेची हैं, पहाड़ बेचे, जंगल बेचे हैं, उससे वो जन भावना जो है एक इन्वर्टेड कॉमे में सवालों के घेरे में आ गई। तो मुझे ये लगता है कि कहीं इसका हश्र भी उसी जन भावना की तरह ना हो जहां लोगों के हित जो है वो कहीं पीछे छूट जाए। क्योंकि सियासतदान अंततः सरकार उन्हें चलानी होती है, वो अपने तरीके से सारी चीजों को चलाते हैं। तो इस मामले में सरकारों को देखना चाहिए कि वो जिन जनभावना की बात अभी तो कर रहे हैं, वो जनभावना सरकार बनने के बाद कितनी दूर तक कर पाती है। आनंद जी, आप लोगों के समय में ये तीनों जिनका जिक्र अभी किया फजल इमाम मलिक साहब ने, तीनों की जो राज्य हैं वो अस्तित्व में आए। हमने देखा झारखंड की दशा और दिशा क्या हो गई है, कुछ नहीं बचा, जो कि बल्कि कहना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज हैं, दोनों स्टेट्स में उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हुआ, उससे प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई, चीजें और ज्यादा खराब स्थिति पे पहुंच गई। छत्तीसगढ़ का हाल हम लोग देख रहे हैं, या उत्तराखंड की भी बात, जैसे फजल जी ने कही कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो बिके हैं। फिर भी अभी भी आप लोग भी लगातार तेलंगाना को लेकर ये कहते आ रहे हैं नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए। कोई तर्क भी है इनका बनने का? सत्ता और शक्ति का विकेंद्रीकरण अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उसे संभाल पाए। ये तो ऐसा लग रहा है कि कल को एक स्टेट में आप परमिट कर दीजिए कि चलिए भाई 10 चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, तो आपस में सब बात करके देख लें, भाई तुम भी सेटिस्फाई, हम भी सेटिस्फाई। जी, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है। सबसे बड़ा चीज ये 2 विषय है। एक तो आपने कहा कि भाई एक तरफ से नए छोटे राज्यों को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, दूसरी तरफ ये है कि बनने के बाद उसकी हर्षद क्या हुई, मतलब हसर क्या हुई। मतलब आज देखिए कि झारखंड में जो अस्थिरीकरण हुआ राजनीतिक तौर पर और शासन के तौर पर, और उसके कारण जो वहां के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, बिल्कुल, तो इसको हम सच्चाई को मानते हैं। और इसके कारण वहां की जो रियली जो विकास का जो भागी होना था लोगों को, वो उनको जो है हर तरह से उनको उदासी और हर तरह से नाकामी मिला, जिसके कारण वहां के जो युवा हैं और जनता जो है, आदिवासी पलायन कर रहे हैं। तो मैंने ये, जब ये बात आई थी तो मैंने कुछ अपने जो तेलंगाना के जो आंदोलनकारी नेतृत्व करने के वाले जो नेतागण आए थे दिल्ली, तो मैंने उनको कहा कि देखिए झारखंड का जब निर्माण हुआ, तो जब ब्यूरोक्रेसी का भी जब डिवीजन हुआ या पॉलिटिकल लोगों का जो उनको जो मौका मिलने का बात आई, तो उनको लोकल लोगों को जिनको मौका मिलना चाहिए था पूर्ण रूप से ढंग से, वो नहीं मिला। और उसके कारण भी वहां के लोगों में बहुत क्षोभ हुआ। और उसके कारण आप देखिए आए दिन वहां नक्सल की घटना आप देखते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि नक्सल क्यों आए, और इतना सारा औद्योगिकरण होने के बावजूद वहां के लोकल लोगों को उसकी सहभागिता नहीं मिली। जिस प्रकार से इन्होंने अभी कहा, ये अपने मलिक साहब ने कहा कि जल जंगल जमीन वहां के लोकल लोगों का है, लोकल सामाजिक स्तर पर जो वहां के अस्थायी लोग हैं उनका है, लेकिन वहां ऑनर बन जाती है सरकार। लेकिन आपकी बड़ी पार्टियां जो होती हैं वो बेच देती हैं। जी, पहला ऑनर है वहां के लोग, दूसरा ऑनर है सरकार, और तीसरा हो गया कॉर्पोरेट। होता क्या है, कॉर्पोरेट जाती है,
पहला वाला के छोड़ देते हैं, दूसरे और तीसरे लोग वहां एग्रीमेंट करते हैं और काम करते हैं और उनको कोई सहभागिता नहीं मिलती है विकास में किसी प्रकार का। नहीं तो आनंद जी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज क्यों करती हैं ऐसा? तेलंगाना का जो विषय है उसमें मुझे ये मैंने कहा कि जब आप तेलंगाना दे रहे हैं तो वहां के लोगों का भूमिका निश्चित किया जाए। और जैसे अब तेलंगाना जो वहां के जो अग्रणी नेता रहे हैं जी, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दिया कि तेलंगाना बनेगा और मैं कांग्रेस में विलय कर दूंगा। इससे तो साफ ये हो गया कि कहीं ऐसा नहीं कि अंदरूनी कोई उनके भावना के साथ भी कोई बिल्कुल बिल्कुल। शक्ति जी मुझे जहां तक मैं उनके भावना को भी गिरवी न रख दिया जाए जी, उसका ध्यान रखने के लिए। आनंद जी, इस तरह खेल हरियाणा में बहुत होता रहा। जब हरियाणा पंजाब से अलग होके बना तो इसी तरह का खेल होता रहा। हिमाचल में इसी तरह का खेल होता है, आपके उत्तराखंड में भी इसी तरह हुआ। पिछली बार आपके खंडूरी साहब ने एक विधायक को तोड़ा था, इस बार विजय बहुगुणा ने एक विधायक को तोड़ा। उसी के लिए तो आप दोनों चलते राष्ट्रीय, हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर ये वार्तालाप कर रहे हैं अभी, तो ये राष्ट्रीय स्तर पर एक सेंसस जारी होना चाहिए राज्यों कि वहाँ के लोकल लोगों को जितने भी औद्योगिक विकास ये तो आपने क्या होना चाहिए वो कह दिया, भी उनकी सहभागिता मिले। नहीं आनंद जी, आपने क्या होना चाहिए वो तो कह दिया। पुनर्गठन आयोग है उसको फिर से गंभीरता से इस पे चर्चा होना चाहिए और उसके पुनर्गठन आयोग को इसके को फिर से उसको बेहतर ढंग से काम चर्चा होनी। फजल जी, ये चर्चा हम लोगों की फिलहाल जारी रहेगी और जवाब तलाशने की लगातार कोशिश है कि क्या इस तरीके के नए और छोटे राज्य बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। ये विभाजन की राजनीति हो रही है या राजनीति लोगों को विभाजित कर रही है, ये इस तरीके के सवाल जो उठ रहे हैं, इनका जवाब देश की जनता जल्द से जल्द जानना चाहती है। इसी के साथ फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होते हैं हाजिर। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सूखा खाना, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, दवाइयाँ, और ये टॉर्च कहाँ गई? तू तो ऐसे तैयारी कर रही है जैसे मैं के जाना हो। और जब बाढ़ या तूफान के वक्त घर छोड़ने की नौबत आई तो क्या होगा? ये है जरूरी कागजात, मैंने भी पूरी तैयारी कर ली है। किसी भी आपदा के लिए रोजमर्रा की जरूरत का सामान तैयार रखें, जैसे सूखा खाना, कपड़े, पीने का साफ पानी, जरूरी दवाइयाँ और जरूरी कागजात। किसी भी आपदा के समय अपनी तैयारी ही काम आती है। पहले से तैयारी में है समझदारी। आपके हित में तत्पर NDMA। ब्रेक के बाद एक बार फिर प्राइमेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा लगातार जारी है। तेलंगाना मसले पर क्या होगा तेलंगाना के बनने से, और क्या नहीं होना चाहिए था अगर तेलंगाना का जबरन विलय न किया गया होता आंध्र प्रदेश में। शक्ति जी हमारे साथ हैं। शक्ति जी, आपसे मेरा ये सवाल है, लगातार ये बात भी सामने आ रही है कि जस्टिफाइड है वहां के लोगों की मांग, जैसा फजल जी ने भी कहा कि जन आंदोलन बन चुका है और अब तो कम से कम देना ही पड़ता। लोग इतने ज्यादा उग्र भी हो गए हैं, आशान्वित भी हैं कि जल्द से जल्द सरकार ये दे दे। किस फ्रंट पे हम ये माने कि उनकी मांग जस्टिफाइड थी? क्योंकि देश के बाकी लोग, नॉर्थ इंडिया के लोग, ईस्ट इंडिया के लोग बहुत ज्यादा इस बात को नहीं जानते हैं। देखिए, ठीक है, लोग वहां जन आंदोलन कर रहे थे, उनके लिए वो एक
स्वाभिमान का विषय बन गया था और जनता जो है वो सड़कों पे उतर आई थी। भावनात्मक लगाव था इस मुद्दे को लेकर। वो एक नए राज्य की मांग बहुत दिनों से कर रहे थे, पिछले 50-55 सालों से उनका ये डिमांड थी। तो ठीक है, ये कहां तक जायज है ये देखना बहुत जरूरी है। जो राज्यों के पुनर्गठन की समिति है उनको देखना होगा कि क्या इस तरह के नए राज्यों के गठन से क्या वहां विकास की नई धारा बह सकती है, वहां जो आतंकवाद या जो नक्सलवाद है उसको काबू किया जा सकता है। अगर काबू किया जा सकता है और जो आज की एग्जिस्टिंग स्थिति है उससे बेहतर कल का निर्माण किया जा सकता है, तो निश्चित तौर पर इस तरह के राज्यों का गठन होना चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी यहाँ याद दिलाना चाहता हूं कि अगर वो जन आंदोलन बन चुके थे तो इस तरह के और भी जन आंदोलन देश में चल रहे हैं। गोरखालैंड आज उसने कॉल किया है बंद का और वो फिर अपने को सक्रिय कर रहे हैं। वो दिल्ली आए थे अभी प्रधानमंत्री से मिलने, जिसके लेकर वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर काफी नाराज थी कि उनको सरपास किए करके वो कैसे दिल्ली आ गए और केंद्रीय नेतृत्व ने या यूपीए ने उनको कैसे एंटरटेन किया। दूसरी चीज, बोडोलैंड की जो समस्या है वो काफी दिनों से वहां चल रही है असम के अंदर। फिर नागालैंड में ये समस्या है, सेपरेटिस्ट ग्रुप जो है वो अलग, सीमांचल को लेकर अलग विवाद, बुंदेलखंड की बात है, हरियाणा प्रदेश की। तो कहां तक आप विदर्भ है नहीं, और दूसरी कहां तक आप इस तरह के छोटे राज्यों का गठन करेंगे। अगर छोटे राज्यों का गठन वास्तव में अगर आप करना चाहते हैं और उससे विकास होता है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का विभाजन कीजिए, जहां पे विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है, कोई भी। लेकिन एक बार तो पहले ही विभाजित हो तो गया एनडीए सरकार के समय में। उसके बावजूद भी अभी भी जो राज्य अलग बन रहे हैं या जो अलग राज्यों की मांग जहां हो रही है उनसे कई गुना ज्यादा प्रदेश। अच्छा, एक अजीब सी पॉलिसी है फजल जी, मुझे लगता है आप इस पे कुछ रोशनी डाल सकते हैं। कांग्रेसी नेता मरिचन्ना रेड्डी, आपको ध्यान होंगे, उन्होंने इस आंदोलन की, तेलंगाना आंदोलन की जब शुरुआत की थी, उन्होंने इसे लीड किया था। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने क्या किया कि उन्हें मुख्यमंत्री पद दे दिया और इस तरीके से इस आंदोलन को उन्होंने अपने फेवर में ले लिया। ये मांग थोड़ी सी दब गई। उसके बाद 1971 में पीवी नरसिम्हा राव जो थे उनके समय में भी सेम चीज हुई कि भाई चलो सीएम की पोस्ट लो और आंदोलन जो है अपने आप ही, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी आंदोलन को लीड कर रहा होता है अगर वो कहीं सरकार में शामिल हो जाए तो जाहिर सी बात है, ह्यूमन सेंस से बड़ा ऑब्वियस सा है कि आंदोलन कहीं ना कहीं शांत हो जाता है। 2001 में कुछ ऐसी स्थिति हुई, फिर उसके बाद 2004 में भी हम लोगों ने देखा। तो क्या ये पॉलिसी है कि जो भी आंदोलन का लीडर बन रहा हो उसे आप अपनी तरफ कीजिए? नहीं, उस वक्त जिसे जो हालात थे उस वक्त चूंकि सियासी दलों का यही एक कामकाज करने का तरीका होता है वंदना, कि वो जो असंतुष्ट तबका है उसको खुश करने के लिए कुछ जो तुष्टीकरण बार बार, जिसका हमारे भाजपा के साथी बार बार जिस तुष्टीकरण की बात करते हैं, तो तुष्टीकरण का एक जो सिलसिला होता है वो राजनीतिक दलों में भी होता है। आप देखिए कि 2004 में जब टीआरएस के साथ हुआ था और चंद्रशेखर राव के साथ वाईएस राजशेखर रेड्डी ने चुनाव मिलकर लड़ा था, अगर उस वक्त इस मसले को बहुत गंभीरता से लिया जाता तो शायद बहुत कुछ इतना मामला अब आगे नहीं पकड़ता। लेकिन दिक्कत ये हुई कि उस वक्त अपने घर को संभालने को कांग्रेस ने संभाला नहीं, इसकी वजह से ये मामला आज ज्यादा तूल पकड़ गया। चंद्रशेखर राव ने, आपने जिस चीज का कहा, चंद्रशेखर राव ने बाद में मंत्रिमंडल इस्तीफा दिया तो उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। यही ये सारी वजह हैं जिसकी वजह से। लेकिन आज जो फैसला हो रहा है इसको थोड़ा सा राजनीतिक, लेकिन इस्तीफा देने के पीछे उनकी उस वक्त की खींच भी थी, क्योंकि 99 में वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं कहीं मंत्रिमंडल में आ जाऊंगा, पर वो आए नहीं। उसने वो तो ठीक है, लेकिन इस पूरे आपको देखिए कि इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहिए। जो कांग्रेस की स्थिति आज आंध्र प्रदेश में बहुत खराब है। जगन रेड्डी बहुत तेजी से उभर रहे हैं और जितने भी सर्वे आए हैं वहां कांग्रेस बहुत पिछड़ती हुई नजर आ रही है। टीआरएस और जगन रेड्डी ये दोनों दल बहुत प्रमुखता से वहां लोकसभा के जो, तो एक बार फिर वही फेवरिज्म क्रिएट करने के लिए कम से कम 10 विधानसभा। हाँ, चूंकि टीआरएस ने कहा भी है कि वो विलय हो जाएगी या टीआरएस से चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे, तो एक अभी जो इस तरह का लॉलीपॉप है इसको आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जो अचानक जो फैसला लिया है अलग तेलंगाना राज्य बनाने का, इतनी जल्दी सब कुछ फटाफट जिसको कहते हैं कि बहुत कुछ बहुत जल्दी हो गया, इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि उन्हें 2014 में वहां हालात उनके लिए, कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। भाजपा के लिए तो वहां ऐसे भी ठीक नहीं थे, इसलिए भाजपा की तो अब मजबूरी है कि टीआरएस या इस तेलंगाना राज्य का समर्थन करे। लेकिन कांग्रेस के लिए यह है कि वो अपनी जमीन खोने की, जो खोई हुई जमीन से पाने की कोशिश कर रही थी। जगन रेड्डी बहुत बड़ा फैक्टर, अभी तक जगन रेड्डी इस मामले में खामोश है। वो बार बार कह रहे थे कि उनके विवेक, केंद्र के विवेक पे छोड़ देना चाहिए, लेकिन अब रायलसीमा और
तटीय इलाकों में किस तरह की स्थिति बनती है इस फैसले के बाद, हो सकता है कि ये अब देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। शक्ति जी इस बीच कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब ये एक जन आंदोलन था और जो जनता इससे जुड़ी हुई थी, तो क्या वो उनको ये नेकेड आई से दिख नहीं रहा है कि ये कहीं भी विकास का मुद्दा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है। और इस कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने को वहां की जो राजनीतिक धुरी है उसके बीच में कायम रखने के लिए इस तरह के निर्णय लेते रही है। और आज जो वो नए राज्य के गठन की बात कर भी रही है, तो सिर्फ और सिर्फ उसका राजनीतिक, उसके पीछे उसकी राजनीतिक मंशा है कि वो जो है जो 15 जो लोकसभा की सीटें हैं तेलंगाना क्षेत्र में पड़ रही हैं कांग्रेस की, उनको वो टीआरएस के साथ मिलकर बचा सके। क्योंकि जैसा कि मलिक साहब ने कहा, राजनीतिक मंशा के तहत ऐसा क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? डेफिनेटली ये कहीं इसका विकास और आपकी बात को वेरीफाई करने के लिए शकील अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंसारी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका चैनल 1 न्यूज पर। चर्चा तेलंगाना के मसले पर है और लगातार जो हमारे पैनल में लोग मौजूद हैं, फजल इमाम मलिक साहब हैं, बीजेपी से आनंद साहू जी हैं, शक्ति जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, लगातार कहीं ना कहीं मानते हैं और ऐसा कह भी रहे हैं कि ये पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने की बात है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अभी आपने शक्ति जी को सुना भी, आपका क्या कुछ रिएक्शन इस पर? देखिए, ये 1956 से तेलंगाना के राज बनाने की मांग चल रही है, कोई नई मांग है नहीं जी जी। क्योंकि ये वहाँ का भौगोलिक परिस्थिति ये है जी कि वो एक निज़ाम स्टेट था, जो निज़ाम स्टेट के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, तेलंगाना और रॉयल सीमा और आंध्रा, ये दोनों जो है मद्रास टेरिटरी से निकले हुए हैं। ये दोनों को मर्ज करके आंध्रा प्रदेश का गठन किया गया था। जी जी। उसका 56 से तेलंगाना के लोग ये डिमांड कर रहे थे कि उनका चेन्ना रेड्डी और बहुत बड़े बड़े बीच में आंदोलन हुए, कई बार कई पार्टियां हुई, एनडीए भी बीच में आई, लेकिन निर्णय नहीं ले पाते थे। 2 तरह का व्यूज था। लेकिन अब ऐसी घड़ी आ चुकी थी, निर्णायक घड़ी की, कभी न कभी किसी बात के लिए निर्णय लेना पड़ता है। अब निर्णय लेने के लिए, आरोप करने के लिए कोई आरोप करे, राजनीति का आरोप करे, जो भी करे, लेकिन हम पूछते हैं कि जब एनडीए की सरकार में 3 राज्यों को बांटने की नीति बनाई गई थी और उन्होंने 3 राज्य बनाए थे, तो क्या उनकी भी वही राजनीति थी क्या? अगर उनकी राजनीति थी तो उनकी मंशा भी आप समझ में आनी चाहिए कि वो राज्यों का बंटवारा उन्होंने राजनीति के लिए क्या होगा। तो कि जब वो एक सेकंड मेरी बात पूरी हो जाए तब आप कहेंगे ना। हाँ जी जी, कहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो राजनीति के जमहूरियत का हिस्सा होता है। राजनीति तो कहीं ना कहीं है, और राजनीति से ही सामाजिक, आर्थिक, डेवलपमेंट की परिस्थितियां, देश की परिस्थितियां, सामाजिक और कल्चर परिस्थितियां, ये सबका जो हल करता है वो राजनीतिक परिस्थितियां करती है। तो कोई बात के लिए राजनीतिक परिस्थितियां कह देना कोई गाली नहीं मैं मानता हूं। मुझे लगता है कि शकील जी ने चूंकि ये मान ही लिया है कि ये जन आंदोलन था और डिमांड हो रही थी, इसीलिए ना शकील जी यही कह रहे हैं ना कि लोगों की डिमांड थी, इसीलिए बनाया। जिस राजनीतिक परिस्थिति की बात कर रहे हैं, नहीं आप 1956 का जिक्र कर रहे हैं शकील साहब, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। नेहरू जी के समय में 1953 में उन्होंने एक कमीशन बनाया, स्टेट रिकॉग्नाइजिंग कमीशन। उस कमीशन ने कहा कि बिल्कुल विलय मत कीजिए, विलय किया तो आगे नुकसान होगा और फिर से आप लोगों को स्थिति ऐसी आ जाएगी कि दोनों को अलग अलग करना होगा। उस टाइम आप ही की पार्टी की सरकार थी जिसने मतलब रिपोर्ट ये कह रही कि मत कीजिए, तब भी किया, और आज आप लोग हैं कि अब लोगों को लगता है कि नहीं करना चाहिए, तब भी कर रहे हैं आप, फिर आप कहते हैं जन आंदोलन चल रहा है। देखिए, नेहरू जी के राज की बात आप कह रहे हैं, देश आजादी के बाद परिस्थितियां अलग थी। उन परिस्थितियों के मुताबिक 53 से पहले देश आजाद हो चुका था। देश के अंदर एक कमीशन बनाया गया था राज्यों के पुनर्गठन करने का जी। और उसमें जो बिंदु थे लैंग्वेजिस्टिक बेसिस पर उस वक्त राज्यों का बंटवारा हुआ था। जी जी जी। उस वक्त की परिस्थितियां अलग थी जी। मद्रास टेरिटरी से निकले हुए आंध्र प्रदेश और रॉयल सीमा के लोग और तेलंगाना वो राज था जो राज निजाम हैदराबाद के जो राज थे। तो वो ऐसी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से उसको एका करने की उस वक्त जरूरत महसूस हुई। उस वक्त की बहुत सारी पॉलिसी आज हम नहीं चला रहे हैं, मिक्स इकोनॉमी हम चलाते थे। नहीं, लेकिन जिस वक्त ये विलय हुआ मुश्किलें तो उसी वक्त से खड़ी हो गई थी अंसारी जी, मुश्किलें डिमांड उस वक्त से थी। कई राज्यों में आज भी डिमांड बहुत पुरानी है, नहीं बन पा रहा है। कई राज्यों में आहिस्ता आहिस्ता बना, बिहार में झारखंड की भी मांग थी,
काफी दिनों से चल रही थी, उस वक्त से भी चल रही थी, लेकिन तो आपकी पार्टी ने आ जाती आपकी है पार्टी ने उस जिनको समय हम की मर्जी के खिलाफ जाके ये फैसला लिया था क्या? आप बार बार कह रहे हैं मर्जी का खिलाफ नहीं है, देश हित के लिए, राजहित के लिए बहुत सारे फैसला हो रहा है। और आज अब ये जो फैसले होंगे उस फैसले से सारे लोग तो मुत्तफिक होंगे नहीं, नहीं मानेंगे। शकील भाई देखिए, आप अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगेगा। शकील भाई, आपने जिस राजनीतिक परिस्थितियों और सारी चीजों और सांस्कृतिक बहुत अच्छी अच्छी बातें की, मुझे लगता है कि जो सांस्कृतिक और सारी जो धरोहर और इन सारी चीजें वो राजनीति में कहीं ना कहीं गुम हो जाती है। जितने भी राज्य बने उसने सांस्कृतिक मूल्यों का कभी भी वहां के क्षरण होता गया, बल्कि उनकी हिफाजत नहीं की। जो मैं उत्तराखंड की बात देता हूं, उत्तराखंड में जो आंदोलन चला वहां की सांस्कृतिक विरासत को लेकर, झारखंड में जो चला वहां की बोली ठोली और सांस्कृतिक चीजों को लेकर, लेकिन क्या है आज राजनीतिक सियासतदानों को कुर्सी मिल गई, उसके बाद सारे मुद्दे गौन हो गए। न वो संस्कृति बचाने के लिए आगे आते हैं, न वो अपनी कला का रक्षा करते हैं, न वहां की बोली की रक्षा करते हैं, न जल जंगल जमीन की रक्षा कर रहे हैं। वो सिर्फ कुर्सी और कुछ कॉर्पोरेट घरानों के लिए बन गया है सारा कुछ। जी कहिए आनंद जी, कहिए। मैं शकील साहब एक बात कहूंगा कि आपको याद होगा झारखंड का भी जब निर्माण की बात आई थी तो बार बार जेएमएम के जो सांसद हैं उनका भी खरीद फरोख्त किया गया। मुझे यहाँ पर संशय हो रहा है कि जो टीआरएस के लोगों के साथ कोई बड़ी डील हुई होगी और उसका भी, क्योंकि 10 वर्षों तक कांग्रेस सीधे तौर पर 10 वर्षों से उनके आक्रामक आंदोलन हुए और मरते मरते बचे वो, उसके बाद भी इन लोगों ने कोई स्टेप नहीं लिया। और आज चुनाव ठीक आने वाला है, उस समय इनको दिखाई दिया कि नहीं अब कर दिया जाए, क्योंकि मालूम है ये नहीं करेंगे, एनडीए आएगी वो कर लेंगे। क्योंकि अटल जी जो है उनके नेतृत्व में 3 राज्य जो बने वो कितने वर्षों से आंदोलित थे, वो कितने वर्षों से जल रहे थे। अभी आज तेलंगाना के इशू पे 350 लोग मर गए, उस समय इनको दिखाई नहीं दिया। शकील जी, आज ये चुनाव इनकी अंदरूनी क्या हुई डील, अचानक ये घोषित कर रहे हैं। डील वाली बात कितनी सच है झूठ, इस पर भी बातचीत करेंगे। ने जो डील किया होगा ना झारखंड उत्तराखंड और के लिए, वही डील हुआ होगा। अरे ये डील हर चीज, अरे आप बीजेपी के लोग या दूसरे लोग इस तरह की बातें करते हैं। जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर चीजों को अवॉइड नहीं किया जा सकता है। अवॉइड करने का भी एक समय सीमा होता है। गड़बड़ हुआ है, जो कि दिग्विजय सिंह जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद, तो उन्होंने कहा कि 2002 में आडवाणी जी ने इनकार कर दिया था, और आज जो बीजेपी है वो लगातार ये बात कहती आ रही है कि तेलंगाना बनना चाहिए। और दिग्विजय सिंह जी की इसी बात पर बीजेपी का क्या रिएक्शन है वो फिलहाल हम आपको भी और अपने व्यूवर्स को भी सुनवाते हैं। हम तो इसके समर्थन में हैं, इसीलिए अभी तो मुझे डिटेल्स पता नहीं कि क्या अनाउंस किया है। हम तो इसके समर्थन में हैं, इसीलिए अभी तो मुझे डिटेल्स पता नहीं कि क्या अनाउंस किया है। जी शकील जी, दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे कि एनडीए चाहती ही नहीं थी तेलंगाना बने। नहीं, देखिए एनडीए चाहती है नहीं चाहती है वो स्पष्ट अपना बताएं, लेकिन इनके चाहत या ना चाहत से हम वहां की राजनीति को नहीं है, विपक्ष को हम भूमिका को लेके चलते हैं। यूपीए के सहयोगी साथियों को हमने उस पर राय ली है और पार्लियामेंट में बिल आएगा, विपक्ष भी अपनी बात, जब वो कहते हैं छोटे राज्यों के समर्थक हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस के इस कार्य का उनको समर्थन करना पड़ेगा। और अगर करनी और कथनी में बीजेपी के लोगों का बड़ी फर्क होता है, कहने के लिए हम ही करना चाहते हैं, हम ही कर देंगे, और करनी आती है तो वो कुछ करने नहीं चाहते हैं। तो इसलिए अभी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम समझते हैं कि ये तेलंगाना बनाने की जो बात है, कोई चीज को बहुत दिनों तक कहीं नहीं टाली जा सकती। एक समय आता है जिस वक्त अंतिम फैसले लिए जा सकते हैं, और लेने का समय जब आ जाता है तो उसमें विवाद होता है। कोई कहते हैं जल्दी हो गया, कोई कहते हैं देर हो गया, कोई कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, कोई कहते हैं होना चाहिए। तो उस विवाद के लिए तो पॉलिटिकल पार्टियों को या निर्णय लेने वाली शक्तियों को शकील भाई 2004 में जब आपने टीआरएस के साथ चुनाव लड़ा था तो आपका वादा था कि हम उसी वक्त कर देंगे, लेकिन जैसे ही आंध्र प्रदेश में आपको पूर्ण बहुमत मिला, केंद्र में भी आपकी सरकार थी, आपने उस वक्त क्यों नहीं ये कदम उठाया? आज अचानक इतनी जल्दी क्यों हो गई? दरअसल सवाल इसी को लेकर है कि जो राजनीतिक बात बहुत सही है मलिक भाई, आपकी बात बहुत सही है। उस वक्त
हमने नहीं किया, आज क्यों किया, ये आप पूछना चाहते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उस वक्त कर दिया होता तो शायद आज स्थिति और आंध्रा के लोग 350 लोग मरते नहीं। नहीं, लोग मरते नहीं, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। आज आगे ना मरे इसका हम ख्याल कर रहे हैं, तो उसको भी आप उंगली उठा रहे हैं। अगर आप पीछे की बात को दिखा रहे हैं कि लोग मर गए, इसमें भी एक गड़बड़ियां और हो रही है। उधर हैदराबाद को जो राज्य का जो है वो कैपिटल, दोनों की राजधानी, उसमें भी एक झमेला छोड़ रहे हैं। मतलब आप कहीं ना कहीं लगाम जो है हर वक्त राजनीतिक लगाम अपने हाथ में रखना चाहते हैं। आप इसको भी तो आप क्लियर करिए, इसको क्यों आंध्रा को रोक के रखते हैं? आंध्रा को अपनी कैपिटल बनाने के लिए समय तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? मैं कह रहा हूं जब आप नहीं, समय तो देना पड़ेगा कि नहीं भाई? आप बताइए ना, आप जो बोल रहे हैं। अभी एक स्टेट है दोनों जिसकी राजधानी हैदराबाद है, एक स्टेट की राजधानी वो रहेगी, अन्य राज्य की राजधानी बनाने का आप समय देंगे कि नहीं देंगे? एक दिन में तो कोई राजधानी बन नहीं जाती है। विधानसभा का भवन बनना है, आनंद जी के कहने का मतलब ये है सर, आनंद जी के कहने का समय लगेगा, इसीलिए 5 साल का समय दिया गया है कि 5 साल के अंदर उनका बन जाएगा। नहीं, मैं शकील जी से पूछना चाहता हूं कि जो इतनी मैंने पूरी ताकत के साथ ये अपनी बात को रख रहे हैं कि राज्य का गठन होने जा रहा है, लेकिन जहां तक सूचना आ रही है कि उनके विधानसभा में ही इसका विरोध होने जा रहा है। जी, चीफ मिनिस्टर जो है वो नहीं चाहते हैं। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा धड़ा जो है आंध्र प्रदेश में वो नहीं चाहता है। ठीक है, ये जरूर है कि ये कहीं बाध्यता नहीं है कि वो जब तक एक प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति वो पूछेंगे विधानसभा से वहां कि उसकी क्या स्वीकृति है, उसका क्या विचार है। हो सकता है कि उसका विरोध हो और उसके बावजूद भी राष्ट्रपति जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करा दें लोकसभा और या राज्यसभा में। लेकिन सच्चाई तो अभी भी यही है, ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा धड़ा जो है वहां विधानसभा में इसको विरोध करने जा रहा है। मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने खुद इस्तीफा की पेशकश बहुत सही आप बोल रहे हैं। आपने कई राज्यों के बंटवारा को देखा होगा। जब बिहार का बंटवारा हो रहा था तो बिहार के लोग नहीं चाहते थे झारखंड बने, और झारखंड के लोग उतारू थे कि हम एक दिन बिहार के साथ नहीं रहेंगे। अंत में बिहार का बंटवारा हुआ, बिहार वासियों को लगा कि हमसे बहुत बड़ी चीजें छीन ली गई। उसी तरह से आंध्रा का बंटवारा हो रहा है। बड़ा राज्य है, अब उसका कटने वाला है, आधा हिस्सा कटने वाला है। तो निश्चित रूप से आंध्रा के लोग नहीं चाहेंगे कि तेलंगाना का हिस्सा कटे, लेकिन तेलंगाना के लोग नहीं चाहते हैं कि अब एक साथ रहें। कई घरों का बंटवारा नहीं चाहते हुए भी बीच में दीवारें खड़ी की जाती हैं घर के अंदर। अभिभावकों को, भाइयों के अंदर दिल पर अपना बहुत पत्थर रख के भी बंटवारा करना पड़ता है घरों का। होगा और तो यही है शायद कुछ फैसला होगा। नहीं, शकील अंसारी जी, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं आप तेलंगाना के पक्ष में जाते जाते आंध्र प्रदेश के खिलाफ चले जाएं। नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। वहाँ एक सही ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि क्या नुकसान होगा, फायदा होगा, ये तो दूसरे लोग आंक रहे हैं, पार्टी नहीं आंक रहेगी। फायदे नुकसान से देखने में तो कोई फायदे नहीं, फैसले नहीं होंगे। फैसले तो करना पड़ेगा ना, उसमें अगर कुछ नुकसान भी होगा, कुछ फायदे भी होंगे, लेकिन राज्य के हित में ये आवश्यक है कि अब बंटवारा हो जाए। आपके सामने बहुत सारी परेशानी और भी है, चूंकि गोरखालैंड का मसला है, बोडोलैंड का मसला है, बुंदेलखंड का मसला है, विदर्भ का मसला है। ये सारे मसले उनको कैसे दिक्कत है, आंदोलन उनको भी बांट दीजिए, खत्म कीजिए। और अगले चुनाव में वो भी वादा लेंगे कि वादा कीजिए तो वोट दे देंगे। देश में इस तरह के मसले अगर आते रहेंगे तो फिर तो खंड खंड देश हो जाएगा। देश के हित को भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है कि छोटे राज्यों का विकास होता है, वो बात मानने लायक है, लेकिन छोटे राज्यों में लोगों का विकास कम होता है, राजनीतिक दलों का विकास ज्यादा होता है, कारपोरेट घरानों का विकास ज्यादा होता है। आपने जिन 3 राज्यों की बात बहुत मजबूती से की, खासकर उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड की, वहां किस तरह का विकास लोगों का हुआ आपके सामने भी और हमारे सामने भी। वहां के जल जंगल जमीन कॉर्पोरेट घरानों के कब्जे में है। वहां आपकी और भाजपा दोनों की सरकारें रही और दोनों सरकारों का यही आलम है। उन्होंने आपका कौन सा विकास का मॉडल है, अब ये तो बताइए। किस तरह का विकास कर रहे हैं कैसे होगा विकास? छोटे राज्य बनेंगे तो विकास कैसे करेंगे? हरियाणा का मसला है, हरियाणा में कहाँ विकास हो रहा है? हरियाणा में खाली बिल्डरों का विकास हुआ है। देश का उत्तम राज्य है हरियाणा, ऐसा नहीं कहिए कि हरियाणा में उत्तम राज्य किस मायने में है? लेकिन ये एक मिनट आपने पूछा तो मेरी बात सुन लीजिए। कहिए। सवाल पैदा होता ये है कि राज्यों का पुनर्गठन का आयोग ने एक बार राज्यों का बंटवारा किया
उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने किसी राज्य का बंटवारा नहीं किया। एनडीए की सरकार में आके उसने बंटवारा किया। एक स्टेट का अभी एनडीए यूपीए सरकार में बंटवारा हो रहा है, क्योंकि अगर जिस वक्त एनडीए की सरकार ने बंटवारा ये 3 राज्यों का किया था, उसी वक्त उनको अन्य राज्यों के लिए भी निर्णय लेना चाहिए था। उस वक्त भी कांग्रेस का स्टैंड था कि सारे बातों को एक साथ विचार किया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं किया, 3 राज्यों को बना दिया। जो मेजर अभी इशू है तेलंगाना का, और उस पर हमारी सहमति पहले हुई थी कि हम राज्य को बनाएंगे। उनके साथ टीआरएस के साथ एग्रीमेंट जो हुआ था, उसमें मुख्य रूप से ये मेरा एग्रीमेंट था, मेरा कमिटमेंट था। लेकिन आंध्रा के लोगों के जो बातों से विचार चल रहा था, कमीशन बनी, आयोग बने, उनके विचार विमर्श करते करते आप इस नतीजा पर पहुंचे कि एक राज्य का गठन वहां आवश्यक है। उसी तरह से अन्य राज्यों के भी जहां जहां मामले हैं, उनको तो एक आयोग का गठन करके हम समझते हैं कि उसका निर्णय लेना ही पड़ेगा कि एक बार बहुत छोटे राज्य और एक साथ यूपी जैसे बहुत बड़े राज्य हो जाएं, तो ये नहीं चलेगा। देश के अंदर एक तरह की एक विशेषताएं बनेंगी। और जहां तक छोटे राज्यों का ताल्लुक है, विकास के लिए, कभी करप्शन के लिए, कोई बड़े राज्यों के लिए भी वही कहते हैं, छोटे राज्यों के लिए भी वही कहते हैं। छोटे राज्यों में कम से कम उनके कल्चर की, उनके लीडरशिप की डेवलपमेंट हिफाजत नहीं होती, कोई हिफाजत नहीं होती। शकील अंसारी साहब, छोटे राज्यों में उनके कल्चर की कोई हिफाजत नहीं होती। ये तो कोरा झूठ कहेंगे इसे हम झारखंड और उत्तराखंड को देखने के बाद। पूर्वक कहना चाहूंगा आपको कि कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार, और जिसके योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री और जिसके मंटोक सिंह अहलुवालिया उपाध्यक्ष, उन्होंने गरीबों के साथ इतनी भद्दा मजाक किया है। 5 रुपया में एक वक्ती खाना, और ऐसे इनके मंत्रीगण बोले, और 28 रुपया और 33 रुपया में एक दिन जो कमाता है वो गरीबी से ऊपर है। ऐसे कागजी आंकड़ों में गरीबी हटाने का जो मजाक हुआ है, देश में जो आक्रामक तौर पर लोगों का जो विरोध हो रहा है लोगों द्वारा, उसको ढकने के लिए सही वक्त चुन करके ये तेलंगाना का विषय। शकील जी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपने व्यूवर्स के लिए कुछ आंकड़ों की बात हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। कांग्रेस पर, आपकी पार्टी पर लगातार एक आरोप लगता है कि आप लोग पिछले 60 सालों से इंतजार ही कर रहे थे कि एक मौका तो 1953 में मिला, जब कमीशन ने कहा नहीं करना विलय, आप लोगों ने किया, तब अपने फायदे के लिए किया, और उसके बाद से लगातार करते रहे। मरीचन्ना रेड्डी को इंदिरा गांधी ने मुख्यमंत्री पद दिया और बदले में आंदोलन दब गया। 1971 में पीवी नरसिम्हा राव, 2001 में टीडीपी, 2004 में फिर से इलेक्शन के समय यही। आपकी पार्टी पे, आपकी सरकार पे यह आरोप लगता रहा है कि आप लोग मौके का इंतजार करते हैं। तुरुप का इतना ये बचाकर इसलिए रखा था कि 60 साल में जब ऐसा मौका आएगा कि लगेगा आंध्र प्रदेश छूट ना जाए, तब ये गेम खेलेंगे। 2004 से अब तक 10 साल पूरे होने को आए। कमिटमेंट आपने 10 साल पहले की थी, पूरा करने में आपको 10 साल लग गए। बार बार यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक मंशा के तहत ऐसा करती है, और यही वजह है कि दिग्विजय सिंह इस पर बिना किसी सवाल के पूछे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज खुद सफाई दे रहे थे कि ताकि कोई ये ना समझे कि हम लोग किसी राजनीतिक मंशा के तहत कर रहे हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं कि 2002 में एनडीए वालों ने मना कर दिया था, लेकिन हम कर रहे हैं। देखिए, ये आपका विचार है और हिंदुस्तान शकील, ये हकीकत है, आप इसे विचार ना कहें। अगर मैं कहीं गलत हूं तो प्लीज आप मुझे करेक्ट करें। आपने जो एलिगेशन लगा रहे हैं ना, उसको तो हम आपका विचार ही मानेंगे ना। हम तो इसे स्वीकार नहीं करते हैं कि आप कह दीजिए और हर बातों को हम स्वीकार कर लें, ऐसा नहीं है। हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं आपकी बातों को कि हम राजनीतिक उद्देश्य से ये कर रहे हैं। बहुत सारी देश के अंदर घटनाएं घटती हैं, जो आजादी से कश्मीर का मसला आज तक नहीं हल हो पा रहा है। दुनिया में कई आंदोलन चल रहे हैं जिनका मसला बहुत दिनों से नहीं हल होता है, और आखिर किसी वक्त आता है। अफ्रीका की आजादी को बहुत टाइम लग गया था, आंदोलन उससे पहले चल रहा था। हिंदुस्तान को आजादी 47 में मिल गई, चीन में 55 में आजादी मिली। तो ये सब ऐसी चीजें होती हैं जो समय के अनुकूल वातावरण में होता है। इसमें आप कह दीजिए कि किसी के ऊपर अनुकूल वातावरण का इंतजार कर रहा था, ये सब सही नहीं है। सही ये है कि अब सब लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ये अपना अनुकूल समय आया है जब ये फैसला करने में अब देर नहीं होना चाहिए। वहाँ आपको फायदा होने वाला नहीं है। वहाँ आंध्र प्रदेश निश्चित रूप से हमने अपने फैसले फायदे के लिए किया ही नहीं है। आप तो हमारी बात को मान ही रहे हैं कि हमने अपने फायदे के लिए नहीं किया है। हम राज्य के लिए और देश के हित के लिए करते हैं। उसको जेल भेज देते हैं और बाद में ये देखते हैं कि कहीं कुछ हो नहीं रहा है तो तेलंगाना दे रहे हैं।
उसको दोबारा निकाल करके उसको और गठबंधन करने की बात चला रहे हैं। ये सारा जो खेल है कांग्रेस का जनता जान चुकी है, अब और इसमें ज्यादा मत खेलिए। नहीं, आपके भी खेल को तो जनता हर बार जानती है और आपको सत्ता से दूर रखती है, इसलिए कि आपको जनता बहुत ज्यादा अच्छी तरह पहचानती है। और जो कई लोग जो मर गए उस तरह का घटना को रोक। मुझे लगता है वंदना कि कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती, एक भीतरी और एक बाहरी। भीतरी चुनौती खुद उन्हें पार्टी के अंदर से मिलने वाली है, किस तरह से वो उस चुनौती को पार करना है, खास के तटीय इलाका जो है रॉयल सीमा की जिस तरह से और बाहरी चुनौती उनके लिए ज्यादा परेशानी का कारण होगी। और सिर्फ कांग्रेस के लिए उन प्रदेशों में भी जहां गोरखालैंड जैसे आंदोलन शुरू होंगे, बोडोलैंड जैसे आंदोलन शुरू होंगे, बुंदेलखंड जैसे आंदोलन शुरू होंगे, विदर्भ जैसे आंदोलन, ये चुनौती ज्यादा हमारे सामने बड़ी होगी। और ये सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, उन प्रदेश में राज्य सरकारों के लिए भी होगी और पूरे देश के लोगों के लिए भी होगी। इससे कैसे निपटा जाएगा, इस पे विचार करने के लिए मुझे लगता है कि फिर उस राज्य पुनर्गठन आयोग को लेकर गंभीरता से विचार होना चाहिए कि किस तरह से काम किया जाना चाहिए। नहीं, मैं तो इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ मलिक साहब कि आंध्र प्रदेश जो इस समय रेड जो नक्सलवाद है उससे जूझ रहा है। जो आंध्र प्रदेश का जो शहरी इलाका छोड़ दीजिए, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके अंदर पूरे अंदर बहुत हद तक लाल जो झंडे के तले वो आ गए हैं। और उससे निपटने के लिए सरकार को कोई रोड मैप देना चाहिए था, ना कि राज्य का नया पुनर्गठन करके और एक लोगों को एक झुंझुना पकड़ाने के बजाय वहां की जो रियल समस्या थी नक्सलवाद की उससे लड़ने के लिए रोड मैप देना चाहिए था। वो एक सकारात्मक राजनीति की शुरुआत होती। और विकास के लिए किसने मना किया था तेलंगाना में? वंदना सरकारें बिल्कुल हो सकता था, उन सरकारों को बिल्कुल हो सकता था। देश में कांग्रेस की सरकार ज्यादा समय तक रही है, आंध्र प्रदेश में रही है, सरकार उनके जिम्मे थी। सरकार ने उन विकास में आज उनको कैसे विकास याद आ रहा है, इन 50-60 सालों में क्यों नहीं याद आ रहा है? और आज ये भावना क्यों सुनाई दे रही है 2014 लोकसभा चुनाव से पहले ही क्यों? आंध्रा का विकास कोई कम विकास नहीं है। आंध्रा नहीं, तेलंगाना की बात कर रहा हूं। शिकायत हो रहा है कि वहाँ विकास नहीं हो रहा है, ये गलतफहमी है। शकील साहब तेलंगाना के लोगों की शिकायत है कि वहाँ विकास कम हुआ, मेरी बात सुन लीजिए, आपकी बात सुन रहे थे, वहाँ से अगर बराबरी से बोलिएगा तो कहाँ आपकी बात सुनेंगे? आप मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए ना। आप तेलंगाना क्षेत्र को आंध्र प्रदेश से पूरा मत जोड़िए। मैं तेलंगाना की बात कर रहा हूं, वहां के लोगों की शिकायत यही है कि विकास नहीं हुआ, हम सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं। शकील जी बहुत संक्षेप में आप बताएं, अपनी राय आप रखें इस पर। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं कि आंध्र प्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र भी बहुत विकसित है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ये विकसित होता तो लोगों को पॉलिटिकल डिसीजन है, वहां के लोगों की मांग है, कल्चरल और सोशल एस्पेक्ट के बुनियाद पर इसका बंटवारा हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। बिहार में और झारखंड में ये बात उठ रही थी कि वहां बिहार के लोग झारखंड के रेवेन्यू को खा रहे हैं, ये सवाल वहां था, यहाँ वो नहीं है। और ये बात को लेकिन कल्चरल और सोशल एस्पेक्ट कहीं विकसित नहीं हो पाया। चर्चा के लिए एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि भारत राष्ट्र का कल्चरल एस्पेक्ट आप नहीं देख रहे हैं, आप नए राज्यों का देख रहे हैं ना। शत्रुघ्न सिन्हा जी जो कह रहे हैं ना, उनसे बात कीजिए। फिलहाल इससे ज्यादा और वक्त नहीं कि मेरे पास इस चर्चा के लिए। बहुत अच्छा लगा आप सबने खुलकर अपनी जो राय दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ प्राइमेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना।